बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपीके के बाद पंजाब इस वक्त बदतरीन सैलाब की जद में है। सूरत हाल ये है कि पंजाब के जिस इलाके से पानी गुजर रहा है तबाही की दास्तान छोड़ रहा है। ख़ासतौर पर लाहौरियों ने शायद अपनी ज़िंदगी के अंदर जो इस वक्त मौजूद जिंदा लोग हैं उनमें से बुज़ुर्गों की बात अगर ना की जाए, जवानों की बात की जाए, अर्ली 40s और 50s के अंदर जो लोग मौजूद हैं, शायद उन्होंने रावी को इस तरह से बिखरा हुआ नहीं देखा था। किसी ने सोचा नहीं था कि रावी के ऊपर कायम होने वाली आबादी इतनी ज़्यादा नुकसान उठाएगी कि उनके घरों तक, नए बने हुए घरों तक जो है वो 10-10, 5-5 फीट पानी आ जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था कि उन ब्लॉक्स में पानी आ जाएगा कि जो अभी बसाए गए थे, दरिया के ऊपर बसाए गए थे और एक रिवर व्यू का ख्वाब लेकर जो है वो बसाए गए थे। लेकिन दरिया ने अपना रास्ता वापस लिया है। दरिया एक बादशाह की तरह था कि जिसने उस सारे आने वाली तमाम रुकावटों को तहस नहस करते हुए रावी ने भी अपना रास्ता लिया है। चनाब की भी यही सूरत हाल है, सतलुज की भी यही सूरत हाल है। और इसके बाद जब जाके पानी दरिया सिंध में गिरेगा तो अल्लाह ताला खैर करे कि सूबा सिंध के अंदर कहा यह जा रहा है, सिंध हुकूमत बहुत ज़्यादा इस हवाले से कॉन्फिडेंट है कि हम इंशाल्लाह इस सुपर फ्लड को किसी न किसी तरह से भुगता लेंगे और ये पानी बाहिफाजत सूबा सिंध में तबाही फैलाए बगैर जो है वो दरिया समंदर बुर्द हो जाएगा। बात करेंगे, बहुत सारे सवालात ऐसे हैं कि जिनके जवाबात मुझे खुद भी चाहिए और बहुत सारे सवालात आवाम के हैं कि जो हम तक पहुँचे और हम उसकी ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ डॉक्टर ज़ैनब नईम होंगी, माहिर माहौलियात हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबकतुल्लाह सक्खर से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, सक्खर बैराज पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे सक्खर बैराज की क्या सूरत हाल है, क्योंकि जब सिंध में दाखिल होगा रेला तो कुछ देर बाद ही गुड्डू के बाद सक्खर आ जाएगा जो मेन सबसे बड़ा पाकिस्तान का बैराज है। और इसके साथ साथ अली मिर्ज़ा मेरे साथ मौजूद है लाहौर से। लाहौर में क्या सूरत हाल थी उस हवाले से उनसे जानेंगे। और DG PDM में इरफान अली काठिया साहब हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, उनसे भी मैं ज़रूर पूछूंगा कि पंजाब हुकूमत आखिर कर क्या रही है, रिलीफ किस तरह से दिया जाएगा। डॉक्टर साहब आपसे इब्तिदा करते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, एक सवाल मेरे जहन में बहुत अरसे से है कि आबादी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, इस आबादी ने घर भी बनाने हैं, जंगल भी काटने हैं, कंक्रीट का जो है वो बाजार भी बसना है, तो अगर ये सब कुछ ना हो तो ये आबादी कहाँ जाकर रहे? हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि जी कंक्रीट का जंगल बना दिया, जंगल काट लिए, ये सब कुछ तो होगा ना कि जब आबादी जो है वो कहीं ना कहीं जाकर बसेगी, शहर बसेंगे, सोसाइटियाँ बसेंगी। तो इसके ऊपर हम तनकीद बड़ी आसानी से कर देते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप रहने के लिए कोई जगह ना बनाए अगर आप इस दुनिया के अंदर आई गए? देखिए, आपका सवाल जो है वो बड़ा वैलिड है। ऑफ कोर्स खेती बड़ी है, जो देहात हैं वो शहरों में आबाद होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमारे शहरों की कोई जोनिंग तो होती नहीं है कि हम अब डिफरेंशिएट कर पाए कहाँ देहात है कहाँ शहर है। तो क्योंकि अर्बन स्प्रॉल इतना हो गया, इसको हम ये टर्म देते हैं। लेकिन अभी फिर जब आबादियां इस तरह बढ़ती हैं बेहंगम, बगैर किसी जोन के, बगैर किसी प्लान के, तो फिर सैलाब आते हैं और वो आबादियां तबाह हो जाती हैं, फिर सैलाब आते हैं और वो फिर तबाह हो जाती हैं। तो ये कोई प्लानिंग तो ना हुई। तो अगर वैसे भी आबादी तबाही होनी है तो हम क्यों ना किसी प्लानिंग के तहत आबादियों को आबाद कर दें। और अगर जंगलात हमने काटने हैं तो उस पूरे इसका इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनता है कि अगर कहीं कहाँ पे आप जंगल काट सकते हैं। जंगल काट के अगर पहाड़ के दामन में या पहाड़ के नीचे आपने अपने घर तामीर कर लिए, होटल्स तामीर कर लिए, तो ऊपर से आने वाले पत्थर ही आपको तबाह कर देंगे, तो फायदा तो नहीं हुआ, ये तो इन्वेस्टमेंट आपकी जाया गई। तो मेरे ख्याल से देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड अर्बन प्लानिंग, देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान। इसके अलावा एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होती है जो हमारा कानून मौजूद है। फिर पंजाब में, KP में रिवर ड्रेनेज एक्ट मौजूद है, उसका निफाज होता है। अगर देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि जंगलात नहीं कटेंगे, बिल्कुल जंगल कटता है, जाहिर सी बात है जब शहर आबाद, लेकिन वो जंगल उन पहाड़ों से काट लेना जहां से हमें पता है कि सदियों से सैलाबी रेले नीचे आते हैं, ये कहाँ की अक्लमंदी हुई? तो ये थोड़ी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग आपके मुल्क में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब तक ये नहीं होगी तब तक हम तबाहियों से दो चार होते रहेंगे। इसलिए हर चीज को स्ट्रेटेजिकली प्लान करके चलना और क्लाइमेट स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि आपका अगर दरिया के गिर्द आप सोसाइटी बनाई भी है तो फ्लड प्लेन को आप नेचर बेस्ड सोल्यूशन से कवर करते हैं, इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन करते हैं, वहां जेर जमीन आपका ड्रेनेज सिस्टम होता है। कौन सा किस सोसाइटी ने प्लान अपना जमा कराया ड्रेनेज का? हमारे सामने तो कहीं पे भी नहीं है। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, पब्लिक इंफॉर्मेशन आपके इन्वायरमेंट एक्ट के तहत होती है। किधर है ये इंफॉर्मेशन कि NOC कैसे इशू हो जाते हैं जब हम बाद में कह रहे थे इलीगल इंक्रोचमेंट? क्यों इलीगल कह दिया? आपने तो खुद ही NOC इशू किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट मिस प्लानिंग, मिस गवर्नेंस जो हम फेस कर रहे हैं।
बल्कि इसमें तो आसान लफ्ज़ एक ये है कि जब आपने इंक्रोचमेंट कह दिया तो इलीगल की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो इंक्रोचमेंट को भी इलीगल और लीगल से जो है वो तशबीह देना शुरू कर देते हैं। मैं दोबारा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। सवाल आपके पास अभी भी एक छोड़कर जाता हूँ कि ये सारी सूरत हाल है, इसमें हम यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। सैलाब आया, 2022 में आया, तब भी हमने इसी तरह की बातें की। अब फिर हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन ये कितने अरसे का प्लान है, ये कब शुरू होना चाहिए, ये कब तक हमें जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, इसके फेजेस क्या होंगे? मैं दोबारा ये सवाल आपकी तरफ लेके आऊँगा, ज़रा ज़मीनी सूरत में पूछ लूँ। अली मिर्ज़ा, आप कहाँ मौजूद हैं? क्या देखा आपने सारा दिन आज? इस वक्त क्या सूरत हाल है? पानी का दबाव बढ़ रहा है कि पानी अब जो है वो उतरने की तरफ जा रहा है लाहौर में? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं आपको पहले बताऊं कि मैं रावी पुल पर इस टाइम मौजूद हूँ। सुबह से ही जो है हम लोग यहाँ पर बाकायदा तौर पर अपने चैनल की तवज्जो से नाज़रीन को, दारों को लम्हा ब लम्हा जो है वो आगाह कर रहे हैं। कल रात की सिचुएशन के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ तो कल रात काफ़ी रूमर्स थे, काफ़ी कशीदगी थी, काफ़ी परेशानी का सामना जो है वो इदारों को भी करना पड़ा और बाकायदा तौर पर कई जगह कई निजी सोसाइटी के रिहायशियों को भी जो है वो करना पड़ा। रावी के बात करूँ तो अगर रावी की बात करूँ तो सुबह जो है वो ये खुशी की नवीद, एक मुतमिन जो है वो इदारों की तरफ से भी देखने में आई और हम लोग भी बाकायदा तौर पर लम्हा ब लम्हा जो है वो बता रहे थे कि पानी की सतह में कमी आई है। लेकिन अगर अभी मौजूदा सूरत हाल आपको बताऊं तो मौजूदा सूरत हाल में ये कुदरती एक अमल है कि शाम के वक्त जो है वो पानी की सतह जो है वो बुलंद होती है। ये कुदरती अमल है, ये कुदरत का निज़ाम है और दिन में उसकी सतह जो है वो कम होती है। इस टाइम PDM की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं एक्यूरेट आपको बताऊँ तो 1,83,000 क्यूसिक की स्पीड से जो है वो दरियाई ये ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला मैं इसको कहूँगा तो ये इस टाइम गुजर रहा है। इसके आसपास की जितनी बस्तियाँ हैं वो पहले से ही खाली करवा ली गई थी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि उन बस्तियों में लोगों की जान बचाने के लिए उनके घरों से उनको खाली करवा लिया गया था। लेकिन मैं इस वक्त जो है वो किसी हुकूमती नुमाइंदे को या किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा। यहाँ पर साथ देने की बात है। वही लोग जिनके रिश्तेदार थे वो तो अपने रिश्तेदारों की तरफ गए, सेंटर ऑफ द लाहौर में वो रह रहे थे, लेकिन जो इलाका मकीन हिजरत जिन्होंने इधर से की है अपनी जानें बचाने के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो रावी के ऊपर फुटपाथ पर बैठे हुए हैं। फुटपाथ पर अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ अपनी इज्जतें यहाँ पर दाव पर लगा कर बैठे हुए हैं। यकीन माने मैंने यहाँ पर जवां बच्चियाँ, बहनें, अपनी बहनें यहाँ पर जो है वो रावी के किनारे बैठी हुई सोती हुई देखी हैं। मैं परसों से यहाँ पर जो है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मुझे परसों रात जब मैंने ये वाक़या देखा तो मुझे बिल्कुल नींद भी नहीं आई सारी रात। मैं भी एक फैमिली वाला बंदा हूँ, लेकिन हमारे इदारों को चाहिए कि अगर वो इस खतरनाक सूरत अली ये कहा जा रहा था कि कोई जो है वो वहाँ पर खैमा बस्तियाँ लगाई जा रही हैं, स्कूल्स के अंदर जो है वो लोगों को बसाया जाएगा, खाना फराहम किया जाएगा, जब तक वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे उस वक्त तक जो है वो उनकी मेहमान नवाजी की जाएगी। तो क्या ये बातें सिर्फ मीडिया के लिए हैं या अमली तौर पर आपको कुछ ग्राउंड पर नज़र भी आया कि कुछ एफर्ट्स हैं? ठीक है, कुछ लोग बाहर रह गए लेकिन एफर्ट्स हो रहे हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, एफर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले ये क्लियर बताऊं, मेरा 10 साल सहाफ़ती कैरियर में मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं जो हक़ाइक़ पर मबनी है वो रिपोर्ट करूं, चाहे वो किसी इदारे के ख़िलाफ़ जाती है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन मसला ये है कि हम लोग जब तक निशानदही नहीं करेंगे तब तक मुतल्लिका इदारों के कान के आगे जूं नहीं रेंगेगी। यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं बिल्कुल रिलीफ दे रहे होंगे, लेकिन मैंने फ़िल वक्त इन 3 दिनों में जो है यहाँ पर काफ़ी इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, जो बाकायदा तौर पर NGOs मौजूद हैं, जो यहाँ पर लोगों को खाना भी प्रोवाइड कर रही है, पानी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, जो मैंने अपनी आँख से देखा है, मैंने एक ज़ईफ़ बुज़ुर्ग जो है उसके हाथ जुड़े हुए देखे हैं। 60-65 साल की उम्र में वो अपनी जवां बच्चियाँ, अपनी बीवी, अपने नवासियाँ यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर फुटपाथ पर लेटा हुआ था। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल अगर किसी की तारीफ़ करनी है तो मैं वो भी हाजिर हूँ। यहाँ पर DIG डॉक्टर अतर वहीद हैं जो इस टाइम CTO लाहौर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने ट्रैफिक वार्डन्स को, जब मैंने ये वीडियो नशर की, वायरल हुई वीडियो, मेरी कोशिश थी कि मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा तक भी वो वीडियो पहुँचे और मैं काफ़ी हद तक जो है उसमें कामयाब भी रहा अल्लाह की दी हुई हिम्मत से। तो डॉक्टर अतर वहीद जो DIG हैं इस टाइम और ट्रैफिक पुलिस CTO लाहौर की ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने ट्रैफिक वार्डन्स को भेजकर उन लोगों को यहाँ से मूव कराया, रिलीफ कैंप में भिजवाया। ये मुझे इस चीज़ का नहीं पता, मैंने इस चीज़ की तस्दीक नहीं की, लेकिन उन्होंने फिल वक्त उस वीडियो को देखकर जो है यहाँ से वार्डन्स को भेजकर उनकी दाद रसी ज़रूर करवाई। हमें ज़रूरत है, हम इस टाइम मुश्किल टाइम है, हमें यहाँ पर किसी को तनकीद का निशाना बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जो हकीकत है अली,
जो हकीकत है आपने उसी के ऊपर बात करनी है, ना किसी की तारीफ करनी है, ना किसी की बुराई करनी है। मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप किसी की तारीफ करें, जो आपने सारा दिन देखा, जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे आप उसके ऊपर ही बात करें। मैं सिबगतुल्लाह की तरफ आऊँ। सिबगतुल्लाह, 2022 का सैलाब मुझे अभी तक नज़रों से गया नहीं है। जब खैरपुर नाथन शाह खुद मैंने अपनी आंखों से डूबा हुआ देखा, जब हम नेवी के दोस्तों के साथ जो है वो वहाँ पर गए, हेलीकॉप्टर के जरिए गए, रास्ता कोई और नहीं था। अब इस वक्त सिंध की क्या सूरत हाल है, क्योंकि 3 सितंबर तक कह रहे हैं कि वहाँ पर पहुँचेगा रेला। गुड्डू के बाद जो सबसे बड़ा बैराज है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज जो है वो सक्खर बैराज है, अब उसके बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितना सीरियस सिंध हुकूमत को आप देख रहे हैं? क्योंकि बयानात तो सिंध हुकूमत के ये हैं कि हमने इंतज़ाम कर लिया है, सारा इंतज़ाम कर लिया है। क्या इंतज़ाम किया है उन्होंने? जी, सक्खर बैराज जो है वो उसमें पानी का क्यूसिक जो है उसमें बहाव में जो है वो तेजी आ रही है। तमाम उसके जो बंद हैं वहाँ कुछ बंद जो है वो नाजुक हालत में है, जहाँ पर महकमा आबाशी जो है वो मुकम्मल तौर पर उसकी निगरानी कर रही है। तमाम अब जो कल वाली होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो है वो वजीर आबाशी जो है खासे मुतमईन दिखाई दिए हैं। उनके साथ जो है सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब भी थे। उनका भी यही कहना है कि सिंध हुकूमत ने जो है इस बार जो है वो मुकम्मल तैयारी कर रखी है और आज सक्खर बैराज से जो है वो एक निचले दर्जे का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। 2 लाख क्यूसिक जो है वो उसकी अप स्ट्रीम पर जो है पानी की आमद है और 2 लाख क्यूसिक जो है उसकी डाउन स्ट्रीम पर पानी की आमद है। जबकि इस हवाले से सिंध हुकूमत का ये भी कहना है कि 4 सितंबर तक जो है वो सिंध सक्खर बैराज और गुड्डू बैराज से जो है वो 6 से 7 लाख क्यूसिक का जो है वो एक पानी के सैलाबी रेला जो है उसको का मुतवक्का है जो यहाँ से गुजरेगा। ताहम उनका यही कहना है कि अगर बलाई इलाकों में बारिशें होती हैं तो उसके बावजूद जो है सक्खर बैराज, गुड्डू बैराज और सिंध के जो तीनों बैराज हैं उसकी मुकम्मल जो है निगरानी की जा रही है और उनके जो है इलाकों को जो है किसी किस्म का खतरा नहीं है। ताहम दरिया सिंध के जो कच्चे के इलाके हैं वो ज़ेरियाब आ चुके हैं। वहाँ पर जो रहने वाले सदियों से रहने वाले जो मकीन हैं वो वहाँ से निकल मकानी करने पर मजबूर नहीं है। वो कहते हैं जी, उनका यही कहना है कि हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं और सिंध हुकूमत जब यहाँ से हमें नकल मकानी कराती है तो सहूलियात जो है वो किसी किस्म की मुहैया नहीं करती। जबकि इसके अलावा जो है इस वक्त आप ये कह रहे हैं सिबगतुल्लाह, इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि कच्चे के इलाके से नकल मकानी हो रही है, लेकिन जो पक्के का इलाका है, सारा जो लीज इलाका है, वहां पर इस वक्त कोई खतरनाक सूरत हाल नहीं है। किसी बैराज को गुड्डू, सक्खर और उसके बाद जो है वो कोटरी बैराज, 3 बैराज सिंध के अंदर आते हैं बड़े। इन तीनों बैराज के ऊपर, खासतौर पे गुड्डू और सक्खर के ऊपर कोई ऐसा मुतवक्का पानी का रेला नहीं है कि जो कट लगाने पे मजबूर करें या आबादियों की तरफ जो है वो पानी जाए या बैराज के इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा हो। ये बात इसी तरीके से आज के दिन तक सिंध हुकूमत यही कहती है। तक जो है वो यही दावा कर कि जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है सक्खर और सिंध के बैराजों में वो निचले दर्जे का सैलाबी रेला है, गुड्डू बैराज पर भी और सक्खर बैराज पे भी। उनका ये कहना है कि मुमकिन तौर पर 4 सितंबर में जो है वो जो पानी पंजाब से दाखिल होगा वो 6 से 7 लाख क्यूसिक का है, वो उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। तमाम अभी तक जो है सिंध हुकूमत की जो स्टेटमेंट वो यही है कि सिंध के पक्के के जो तमाम बंद हैं बैराजों के उनको मजबूत कर लिया गया है। उनको महकमा आबाशी के अफसरान जो है 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो है वो खास तौर पर सिंध के बैराजों की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। जी ठीक हो गया। मैं जरा डॉक्टर साहबा की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहबा, मैं आपके पास एक सवाल छोड़कर गया था कि आखिर सैलाब की आपने सूरत हाल तो देख ही ली, सिर्फ लाहौर और सक्खर की हमने बात की है। इनमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त ज़ेरे आब हैं, हाफिजाबाद, कादराबाद की तरफ जो पूरा, मतलब मैं क्या तफसीलात आपको बताऊं कि सारा दिन जो है वो हम तफसील अपडेट हो ही रही है, आप तक भी पहुंची होगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि हम आज अगस्त में बैठे हैं, अगस्त ख़त्म हो गया है, सितंबर अब शुरू होने वाला है। हम आज क्या ऐसा काम करें कि हम आने वाली नस्लों को महफूज बना सकें? ये किस तरीके से डिफ्यूज़ हो सके कि ये जो इनोवेशन जो हमारे जहन के अंदर है कि हम माहौलियाती आलूदगी और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए टाउन प्लानिंग करेंगे, क्योंकि टाउन प्लानिंग तो जो करनी थी वो हमने की नहीं। दरिया के अंदर सोसाइटीज़ बन गई, दरिया के अंदर जाके प्लॉट हो गए। सिंध में तो ज़मीनें लीज होती रहीं सारी की सारी, जो है वो दरिया के अंदर कच्चे का इलाका जो है वो आज तक लोग समझ नहीं पाए कच्चे का इलाका है क्या। बड़ी आसानी से समझने वाली बात है, दरिया के इलाके को कच्चे का इलाका कहते हैं जो हमने कब्जा कर लिया है। तो अब अगर आज हम ये फैसला कर लें कि हमने अच्छे बच्चे बन जाना है, तो अच्छे बच्चे को काम क्या करने होंगे? सबसे पहली बात के इंक्रोचमेंट्स वहां पे फ्लड प्लेन पे कंस्ट्रक्शन नाकाबिले कबूल है। देखिए, आपकी इन आबादियों ने वैसे भी तबाह होना सैलाब से, आप क्यों नहीं इंक्रोचमेंट्स हटाते?
रीलोकेशन प्लान बनाइए, फिर क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाए जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बिठा के बात करें उनसे। जाहिर है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हो, यही सेक्टर है जिन्होंने ये सारी आबादियां बनाई हुई है एनओसी ले लेके, इनको शायद पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, वो कभी आपकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं रहे। बहुत जरूरी है उनको बिठाना। फिर आपको अब जाहिर है सैलाब आते हैं, उसके बाद हमारे मुल्क में तबाहकारियां होती हैं, ज़राअत हमारी अफेक्ट हो जाती है, मईशत अफेक्ट होती है, तो क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी का निफाज करें, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को शामिल करें और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कनेक्ट करें इसको। जो आपने सोशल प्रोटेक्शन करनी होती है सैलाब से मुतासरा कम्युनिटीज की, हीट वेव से मुतासरा कम्युनिटीज की, जहां पानी की किल्लत है, फिर आपके किसान है, ये पूरी प्लानिंग है। फिर सबसे पहले निफाज करें, रिवर एक्ट जहां जहां मौजूद है उसका निफाज फौरी तौर पे करें, ड्रेनेज को अपडेट करें, सूबों को उनसे प्लान्स मांगे। 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई सब्जेक्ट है। किधर है आपकी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म? आपने इतना फंड एलोकेट किया था, किधर गया? ये प्रोजेक्ट्स किधर हैं? इन प्रोजेक्ट्स के बाद क्या इंपैक्ट आ रहा है? ये सारा सूबों से डेटा लिया जाए, इकट्ठा किया जाए, फिर ग्रैंड डायलॉग करें, सूबों को बिठाएं, पूछें कि आखिर क्या चैलेंज आ रहे, क्या मसला है, एक कंसेंसस बिल्डिंग करें कि हमें इकट्ठे बॉटम अप अप्रोच के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्लानिंग करने की जरूरत है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट के तहत आपको अपना नेशनल क्लाइमेट फंड एस्टैब्लिश करना है, लोकल गवर्नेंस सिस्टम को आप वो एम्पावर करें, प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करें। आपके पास बहुत पैसा जनरेट हो सकता है अंदर ही अगर आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज कर दें। ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी के तहत प्लानिंग की जरूरत है। अडैप्टेशन प्लान करें, टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बिठाएं। आपकी पॉलिसी मेकिंग में जब तक साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट्स शामिल नहीं होंगे वो पॉलिसी हमेशा डिस्कनेक्टेड रहेगी। और आगे 20 साल, 30 साल, 50 साल मंसूबाबंदी करें कि क्लाइमेट को हमने किस तरह से अडेप्ट करना है, रेजिलियंस कैसे बिल्ड करनी है। ये शॉर्ट टर्म मेजर से कुछ हालात ठीक नहीं होने वाले। हाँ, इन्फोर्समेंट हमें शॉर्ट टर्म में फौरी तौर पे करने की जरूरत है जो हमारे कवानीन मौजूद है। ठीक हो गया, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगा। अली मिर्ज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि अब जो सूरत हाल है इस वक्त के, एक सैलाबी रेला गुजर रहा है, रात में आप कहते हैं पानी बढ़ जाता है, दिन में पानी थोड़ा सा कम हो जाता है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कितने अरसे के अंदर, कितने दिनों के अंदर, अरसा तो बहुत लंबी बात है, कितने दिनों के अंदर हम जो है वो मामूल की तरफ आ सकेंगे? क्योंकि पानी आखिरकार तो आगे निकलेगा। अगर पीछे बारिशें नहीं होती तो हम कितने अरसे के अंदर जो है वो मामूल पे आ सकेंगे? जो इस वक्त पीडीएमए के लोग हैं या जो इरिगेशन के लोग हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फाद साहब, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि अगले चंद दिन जो हैं वो बारिशों का सिलसिला बाकायदा तौर पर जो है वो जारी रहेगा। दूसरी बात, आपने बताया कि मुख्तलिफ पीडीएम का अमला और मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इतवार तक जो है वो मामला ठीक नहीं है, इतवार तक किसी चीज़ की भी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो रखना जो है वो हम रख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ, अभी सिबकतुल्ला साहब जो है वो सिंध से गवर्नमेंट के बारे में कुछ बता रहे थे, अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ के भी हालात कुछ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भी जो है कुछ गवर्नमेंट ने वादे किए हैं, अल्लाह करे वो वफा कर दे। जिन लोगों की नकल मकानी की गई है, गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ इधर प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर तो छुट्टियाँ दे दी हैं। अंग्रेजी की फाद साहब एक कहावत है कि मैन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ हिज फादर बट ही कैन नॉट फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज प्रॉपर्टी। इंसान अपने बाप की मौत को तो फाद साहब भूल सकता है लेकिन अपनी प्रॉपर्टी के नुकसान को नहीं भूल सकता। तो ये लोग मैं अली मेरे साथ ही रहिएगा। इरफान अली काटिया साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, डीजी हैं पीडीएमए पंजाब के। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान साहब, क्या सूरत हाल है रेस्क्यू ऑपरेशन की? पंजाब में अब खतरा किस हद तक मौजूद है? कब तक हालात को, मामलात को ठीक होते हुए देख रहे हैं? जी, अभी पंजाब में खतरा मौजूद है और इस वक्त दरियाए में जो सुपर फ्लड है वो इस वक्त उसकी सूरत बन चुकी है और जो पानी का बहाव 2,61,000 पिछले 4 से 5 दिन मेंटेन था वो अब 3.5 लाख को क्रॉस कर गया है, जिसकी वजह से अब हमें सतलुज में कसूर के मुकाम पे बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है और आज रात काफ़ी ये क्रिटिकल होगी। और इसके ही पेशे नज़र जो नीचे जो तमाम अजला हैं उनमें भी तुग़यानी ये होगी और हमने ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर, रिलीफ कमिश्नर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर हमने तमाम जो फ्लड प्लेन है उसको खाली करवा लिया है। और इसके साथ साथ आपके इल्म नहीं है कि हमारा रावी और चनाब जो है वो ऑलरेडी उसमें तुग़यानी है और चनाब में पानी का एक बड़ा रेला जो 9 लाख के करीब है वो इस वक्त प्रीमो हेडवर्क्स की तरफ रवा दवा है। और इसी तरीके से जो रावी में इस वक्त रात हमने यहाँ शादरा से तकरीबन 2,20,000 क्यूसेक का एक तारीखी रेला ये गुजारा और अब यही पानी इस वक्त बल्लोकी के मुकाम पर बढ़ रहा है। तो
ये अभी अगले 72 घंटे ये काफी तीनों दरियाओं को मद्देनजर रखते हुए तो ये काफी क्रिटिकल होंगे। अच्छा, अगर पीछे से बारिशें ना हो और ये अल्लाह ताला खैर करे कि ये रेला निकल जाए, 2 दिन में 3 दिन में निकल जाए, तो आप क्या तवक्का कर रहे हैं कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन में 3 दिन में निकल जाए, ये क्या अमली तौर पे पॉसिबल है कि 2-3 दिन के अंदर ये निकल जाए और हालात 3-4 दिन बाद अगर कोई नुकसान मजीद नहीं होता तो ठीक होने की तरफ चले जाए? जी नहीं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लैग टाइम्स देखें सिर्फ सतलुज में, तो सतलुज में लैग टाइम काफी ज्यादा है और हमें जो पानी गंडा सिंह के मुकाम पे आएगा इसको सलेमान की और फिर आगे हेड इस्लाम जाने में कम से कम 2-3 दिन लगते हैं। तो ये 1 हफ्ता से ज्यादा वक्त सतलुज के पानी को बिल आखिर पंजाब और सिंध में दाखिल होते हुए लगेंगे। और पीछे से पानी आने की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी अभी कंटिन्यूसली पानी सतलुज में भी आ रहा है, रावी में फ्लोज कम है, लेकिन फिर भी हमें पानी का जो लो लेवल टू मीडियम है लेवल अभी चलता रहेगा। जी अच्छा काठिया साहब, मुझे अगर आप ये बता सकें कि पंजाब हुकूमत क्या इंतजाम कर रही है उन तमाम लोगों की कि जो सैलाब से मुतासर हैं और मुख्तलिफ इलाकों में उनकी जो है वो उनको निकालने के बाद, उनको रेस्क्यू करने के बाद कहाँ रखा जा रहा है, क्या इंतजाम किया जा रहा है इस वक्त पंजाब में? जी इस वक्त 450 के करीब रिलीफ कैंप्स वो बन चुके हुए हैं और इनमें इस वक्त तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोग वो इन रिलीफ कैंप्स में आ चुके हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब की क्लियर डायरेक्शंस हैं कि तमाम को मेडिकल कवर की इस वक्त फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, कुक्ड फूड वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है और लाइव स्टॉक कवर को इंश्योर किया जा रहा है। जी इसके अलावा इरफान साहब, अगर आप मुझे ये बता सकें कि खैमा बस्तियां कायम करेंगे, स्कूल्स में रखेंगे, खाना पीना फराम करेंगे, 3 वक्त देंगे, 2 वक्त देंगे, मतलब प्लान है क्या, किस तरीके से लोगों को इतने दिन तक रखेंगे कि जिनको घरों से लेकर आए? ये मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि कुक फूड ऑलरेडी मिल रहा है, 7 से 8 हज़ार लोग कैंप्स में मौजूद हैं, मजीद कैंप्स बनाए जा रहे हैं और वहाँ पे मेडिकल और जो लाइव स्टॉक कवर है इसको इंश्योर किया जा रहा है। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। इरफान अली काठिया साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारे दोनों नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, अली मिर्ज़ा और सबूतुल्ला। ज़रा लाहौर की और फिर सिंध की कुछ सूरत हाल के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अली, आप मौजूद थे लाहौर में और आप मुझे लाहौर की कुछ सूरत हाल से आगाह करे थे, फिर DGPDM में आ गए तो हमने उनसे गुफ्तगू शुरू कर दी। आप जो रेस्क्यू के वर्क है उसके हवाले से बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ इंतजाम मौजूद है, लेकिन किस तरह के इंतजाम मौजूद हैं? जैसा DG साहब अभी फरमा रहे थे कि हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, हम कुक फूड दे रहे हैं, पका हुआ खाना दे रहे हैं, तो क्या ज़मीनी हक़ाइक़ भी इसी तरीके के हैं? क्या एफर्ट्स क्या है पंजाब हुकूमत की असल में? फाज साहब, पहले तो मैं DGPDM में जो बता रहे थे कि 400-450 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं और उसमें 7 से 8 हज़ार लोगों को जो है वो बाकायदा तौर पर रिलीफ दिया जा रहा है। मैं खुद जो है मेरे लिए लम्हा फ़िक्री है कि मैं एक दुकान से 5 किलो का शॉपर लेके 5 किलो दूध उसमें डल जाएगा। इसकी तो बाकायदा तौर पर मुझे जो है इसकी तस्दीक भी, गारंटी भी, अकल शऊर भी अल्लाह ने दिया हुआ है। लेकिन 5 किलो के शॉपर में 10 किलो दूध कैसे डाल सकते हैं सर? ये मेरे लिए एक सोचने वाली बात है और हमारे नाजरीन के लिए भी सोचने वाली बात है। ठीक है, हुकूमत काम कर रही है, लेकिन सर लोगों से जो वादे वफा किए गए हैं वो वफा होंगे भी फाज साहब या नहीं होंगे? मैंने जैसे ही आप सवाल DGPDM से करने गए थे तो मैंने एक मिसाल दी थी अंग्रेजी में कि मैन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ हिज फादर बट ही कैन नॉट फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज प्रॉपर्टी। इंसान अपने बाप की मौत को भूल सकता है फाज साहब, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी के नुकसान को नहीं भूल सकता। और मुझे एक टेक्निकली बात है कि दरिया अपनी जगह वापस लेता है सर, ये आज की बात नहीं है, कहावतें सदियों से चलती आ रही हैं। अगर आप दरिया की जगह लेंगे, अगर उसको ब्राउन ग्रीन में कन्वर्ट करवा के उधर सोसाइटीज़ बना देंगे तो 2, 4, 5 साल 10 साल बाद जो है जो इस तरह के क्लाइमेट्स चेंज होते हैं तो उसमें फिर प्रॉब्लम सर होती हैं। रिलीफ हुकूमत का काम है देना, हुकूमत बाकायदा तौर पर जो है वोट भी लेती है, सपोर्ट भी लेती है। अच्छा अली, कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए हैं इस वक्त? अगर इलाकों की बात करें आप, रावी के आसपास कौन से इलाके मुतासिर हुए हैं, और अगर पानी इसी तरीके से बहाव इसका मजीद रहा तो और कौन से इलाके मुतासिर हो सकते हैं? फाज साहब, रावी के गिरदोनुमा में तमाम तर इलाकों को तो खाली करा लिया गया। अभी शफीकाबाद का इलाका है जहाँ पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ, वहाँ पर भी शदरा टाउन का इलाका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं चूंक के इलाके में, जहाँ पर सोसाइटीज़ हैं, निजी सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर यकीन माने 10-10 फुट 12-12 फुट जो है, हमारे ज़राए का कहना है कि वहाँ पानी
जो है वो इस टाइम मौजूद है। कश्तियों में लोग जो है फर्स्ट फ्लोर से, वीडियोस वायरल हुई हुई हैं, फर्स्ट फ्लोर से वहाँ से जो है वो बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। लोग भी अपनी जानों की तो उनको परवाह है, लेकिन सारी ज़िंदगी जिन्होंने जो कमाया है, जमा पूंजी है, वो ज़ाहिर बात है फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया तो उन्हें इस चीज़ का जो है वो मुतमईनी है कि किसी तरीके से पानी का फ़्लो कम हो जाएगा, तो वो अपने फर्स्ट फ्लोर पर चले गए हैं, सेकेंड फ्लोर पर चले गए हैं। अब आज की रात भी ये कोशिश है, अल्लाह ताला करे अल्लाह हम सब पर अपना फजल करम बरकरार रखे कि हम इस ऊंचे सैलाबी रेले या ये आफत है, मैं इसको आफत का नाम दूंगा, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, तो हम इस मुश्किल घड़ी से जो है वो अल्लाह ताला हमें निकाल दे। लोगों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में उनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, लोगों के वहाँ पर बिजनेसेस चल रहे हैं, बच्चे हैं, जाने हैं वहाँ पर। किस तरह यकीन माने कभी इस तरह के मामलात हुए नहीं, स्टूडेंट लाइफ में भी एक दो दफ़ा इस तरह मामलात हुए हैं, लेकिन तब हमारे पास जगह थी, हमारी गवर्नमेंट के पास जो है वो मामलात थे। लेकिन इस दफ़ा कल रात में जब अपने ऑफिस से घर गया हूँ तो मैं बाकायदा तौर पर जो है ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब था, और यकीन माने आधे घंटे के बैकअप पर मुझे कॉल आ गई कि मैंने वापस अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने, क्योंकि चूंग वाली साइड पर जो है वो पानी सोसाइटीज़ में दाखिल हो गया था। मैंने कभी इस तरह के मामलात में नहीं सोचा, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि कल रात को मैं भी डर गया था। और जो 3 दिन से मैं रावी के मामलात देख रहा हूँ ना, तो ये वाकई में जो है ये लम्हा फ़िक्रिया है मेरे लिए। हम लोगों को चाहिए, मैं बड़े आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स, और बड़े ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि दरिया को उसकी जगह वापस दे देनी चाहिए। ये अब से नहीं दरियाए रावी है, ये हमारी गवर्नमेंट ने कब से जो है वो दरियाए रावी की जगह है। हमें यहाँ पर बिल्कुल ग्रीन ब्राउन वाला काम नहीं करना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह फ़ाद साहब ये है कि अगर हम लोग होंगे तभी सारे मामलात होंगे ना। आप अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा हलाल कर देते हैं, तो ये भी एक बहुत जो है वो सोचने की बात है कि आगे आने वाली जनरेशन को हम क्या दे के जा रहे हैं। फ़ाद साहब यकीन माने, आपने जिस तरह मेरे से ये सवाल पूछा, इट्स रियली वेरी ऑनर्ड फॉर मी। मैं वाकई में डर गया हूँ। हम लोगों का कोई सद्देबाब नहीं है, लाहौरिये नहीं, पंजाब की बात करूँ, पाकिस्तान की बात करूँ, तो हमें चाहिए कि हम आने वाली अपनी जनरेशन को जो है ना वो कुछ बेहतर दे दें। हम अपने प्लानिंग से मैं अली दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। सिबगतुल्लाह से राब्ता दोबारा कायम हो गया। सिबगत, 2022 से कैसे मुख्तलिफ देख रहे हैं आप इस सैलाब को? जी, 2022 से मुख्तलिफ तो खास नहीं है, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो अभी तक तो बयानात ही दिए जा रहे हैं, अमली इक़दामात जो है वो अभी तक ज़ीरो हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि 2022 से पहले 2010 में भी जो है सखर सिंध दरिया पे जो है वो 12 लाख क्यूसेक का एक सैलाबी रेला गुजरा था, जिसपे खासी तबाही हुई थी। उसके बाद से लेकर अब तक जो है सिंध हुकूमत जो है वो सखर राज हो गया, सिंध गुड्डू पे राज हो गया, इसकी पुश्तों को मजबूत करने में तो लगी हुई है। ताहम वक्तन फवक्तन जो है इसके नुकसानात भी जो है वो नजर आ रहे हैं हमें। अब जैसे अब सखर बैराज से जो है इस वक्त जो है वो निचले दर्जे का एक सैलाबी रेजा गुजर रहा है। इस सखर बैराज के जो कच्चे के इलाके हैं वो इस टाइम तमाम ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वहाँ से नकल मकानी कर कर महफूज मकामात पर जो है वो शिफ्ट हो गए हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं, जबकि अब तक जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो उनको वहाँ से निकालने के लिए किसी किस्म की कोई भी अच्छा सिबगत अपर सिंध जो है किया गया, कोई सखर जो है वो नहीं की गई है। तमाम सिबगत सिंध सखर जो है वो अपर सिंध का हेडक्वार्टर है। अपर सिंध में बारिशों की क्या सूरत हाल है इस वक्त? बारिशों की क्या प्रेडिक्शन है? पहले कितनी बारिशें हुई हैं? क्योंकि 2022 में मुझे याद है कि बारिश सिंध में भी बहुत हुई थी। पटीदन में तो पता नहीं कितने मिलीमीटर बारिश हो गई थी एक जो 12-24 घंटे के अंदर। लोग कहते थे कि बारिश शुरू हुई तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, कि लोगों ने हाथ जोड़ लिए आसमान की तरफ के खुदा रहम फरमाए। इस दफ़ा बारिशों की क्या सूरत हाल थी सिंध की, खासतौर पर अपर सिंध के जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहाँ पर? इस महकमा मौसमियात की जानिब से जो है प्रेडिक्शन तो की गई थी कि सिंध के जो है अंदरूनी सिंध में भी बारिशें होंगी। ताहम वो बारिशें जो है सिर्फ हैदराबाद पटीदन तक ही जो है वो वहाँ तक महदूद रही। सक्कर हो गया, पन्नुआकिल हो गया, घोटकी हो गया, कश्मीर हो गया, इस तरफ जो है वो बारिशें जो है वो नहीं हुई हैं। इसकी वजह से जो है सक्कर बैराज जो है वो गुड्डू बैराज जो है वहाँ पर पानी की आमद जो है
वो नॉर्मल रही, वहाँ सिचुएशन जो है वो नॉर्मल रही है, महकमा आबपाशी के अफसरान के जो है वो कंट्रोल में रही है। अब तक जो है महकमा मौसमियात का यही कहना है कि सक्कर, कश्मीर, पन्नू, अकिल, गुड्डू इस तरफ जो है वो बारिशों का फिलहाल जो है कोई इम्कान नहीं है। ताहम सक्कर से आगे लाड़काना चले जाएं या आप हैदराबाद की तरफ चले जाएं, वहाँ की प्रेडिक्शन उन्होंने की है कि उधर उस तरफ बारिशें होंगी। ठीक हो गया अली, एक आखिरी बस आप बताते हुए जाइएगा, लाहौर में बारिश की और खास तौर पे जहाँ से दरिया रावी का पानी आता है उन इलाकों में बारिश की क्या प्रेडिक्शन है? आपके पास है कोई इत्तला इस हवाले से? जी बिल्कुल फाद साहब, पहले तो मैं बताऊं ये प्रोग्राम के दौरान ही अभी जो है वो जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला यहाँ पर जो है वो जारी है और मौसम का हाल बताने वालों का ये भी कहना है कि ये सिलसिला चलता रहेगा। अगले 24 घंटे के दौरान जो है वो तेज़ बारिश की भी इतलात जो हैं वो मौसम का हाल बताने वालों का है बाकायदा तौर पर। जो है अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो है वो अभी रावी पुल और उसके गिरदोनुमा में जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया अली मिर्ज़ा, आपने बड़ी तफसील के साथ पूरा प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहे। आपने बताया कि लाहौर की क्या सूरत है, अल्लाह ताला लाहौर को, पाकिस्तान को, पंजाब को, सिंध को, KPK को, बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को महफूज रखे। एक बड़ी आफत है, पूरा मुल्क इससे जो है वो किसी न किसी तरह मुतासिर हो रहा है। कुछ इलाके मुतासिर हो चुके हैं, कुछ इलाकों में जब पानी पहुँचेगा तब जो है वो अल्लाह ताला जो है वो महफूज रखे, रहम करे। दुआ यही है कि अल्लाह ताला जो है वो हालात को, मामलात को हुकूमतों के कंट्रोल में रखे कि वो आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ दे सकें। आप भी दिल खोल कर आगे बढ़िए, अपने भाइयों का, अपने हमवतनों का ख्याल कीजिए, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।